ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे बहुलीकरण की विधियां। लास्ट क्लास में हमने बहुलीकरण का वर्गीकरण पढ़ लिया था, 4 प्रकार से होता है। ठीक है, स्रोत के आधार पर या प्राप्ति के आधार पर। दूसरा हमने पढ़ा था संरचना के आधार पर। तीसरा बहुलकन के आधार पर। और चौथा हमने पढ़ा था अंतराण्विक बलों के आधार पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है बहुलीकरण की विधियां। बहुलीकरण की विधियां। ठीक है, तो बहुलीकरण की विधियों की बात करें तो बहुलकों का निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बहुलीकरण। हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बहुलीकरण कैसे होता है? तो बहुलीकरण बेटा 2 प्रकार से होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं बहुलकों का निर्माण 2 प्रकार की विधियों के माध्यम से होता है। एक तो होता है हमारे योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, दूसरा जो होता है वो संगनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण का एक नाम और होता है श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण या चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और ये होता है आपके पदांश वृद्धि बहुलीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, योगात्मक बहुलीकरण भी 2 प्रकार से होता है। योगात्मक बहुलीकरण भी हमारे पास 2 प्रकार से होता है। पहला जो होता है वो आपके जिसे बोलते हैं मुक्त मूलक बहुलीकरण। मुक्त मूलक बहुलीकरण। और दूसरा होता है आयनिक बहुलीकरण। ठीक है, आयनिक बहुलीकरण भी फिर हम देखते हैं तो ये 2 प्रकार से होता है हमारे पास। धनायनिक बहुलीकरण। धनायनिक बहुलीकरण। और ये होता है ऋणायनिक बहुलीकरण। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं बहुलक बनाने की विधियां या बहुलीकरण की विधियां। ठीक है, बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया ही बहुलीकरण कहलाती है। बहुलीकरण 2 प्रकार से होता है, योगात्मक बहुलीकरण और संगनन बहुलीकरण। इसका एक नाम और होता है श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, और इसका नाम होता है पदांश वृद्धि बहुलीकरण या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और इसका नाम है चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। इसका पूरा नाम अगर हम लिखें तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। यहाँ पे हम योगात्मक शब्द भी बेटा ऐड कर सकते हैं, किताब में लिखा रहता है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। और इसको बोलते हैं आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, और ये 2 प्रकार का होगा आयनिक भी। एक तो धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा होता है ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। तो सबसे पहले हम योगात्मक बहुलीकरण पढ़ेंगे। और योगात्मक बहुलीकरण के अंदर भी हमारे पास जो विधि आती है पहले मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, इसको पढ़ते हैं हम। सबसे पहली विधि हमारी यही है योगात्मक बहुलीकरण के अंदर। हाँ, योगात्मक बहुलीकरण। में भी आपकी पहली है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। अब देखो, आप सभी 11वीं क्लास में पढ़ के आते हो कि मुक्त मूलक का निर्माण कब होता है। ठीक है, मुक्त मूलक का निर्माण कब होता है? या तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सनलाइट,
यू बी, एच बी, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। या आप पढ़ते हो परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, या आप पढ़ते हो उच्च ताप पर मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तीन कंडीशन होती है मुक्त मूलक का निर्माण होने की: उच्च ताप पर, परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या सनलाइट, या आपके यूवी या एच न्यू कुछ भी कह सकते हो, एरो के साइन पर लिखा होगा। तो अभिक्रिया मुक्त मूलक बहुलीकरण या मुक्त मूलक क्रिया विधि के माध्यम से होगी, ठीक है। क्योंकि हम बहुलक का निर्माण कर रहे हैं तो इसका नाम हो गया मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। इसके अंदर हम देखते हैं ये जो अभिक्रिया होती है वो परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? परऑक्साइड उत्प्रेरक। और परऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में जो लिया जाता है यहाँ पे, वो लिया जाता है आपके पास एक कंपाउंड जिसे बोल सकते हैं आप एग्जाम्पल, परऑक्साइड कैटेलिस्ट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो एग्जाम्पल है वो है बेंजोयल परऑक्साइड, बेंजोयल परऑक्साइड, ठीक है। C6H5CO का होल ट्वाइस O2, ये इसका फॉर्मूला है बेंजोइल परऑक्साइड का। आप स्ट्रक्चर खोलकर भी बना सकते हो आप इसकी। C6H5C डबल बॉन्ड O, 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 C डबल बॉन्ड O, C6H5। आप सभी को पता है इसमें ये जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? परऑक्साइड बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास? परऑक्साइड बॉन्ड होता है। इसकी जगह कई बार बुक में हमारे पास ये भी लिखा हुआ मिल जाता है ROOR। आर की जगह कोई ग्रुप हो सकता है, जैसे आपके पास C6H5 है, ठीक है। ये भी काम में लिया जा सकता है। इतना लंबा कंपाउंड लिखने की बजाय हम केवल ROOR का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी आपके कौन सा बॉन्ड मौजूद है? परऑक्साइड बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो योगात्मक बहुलीकरण की क्रिया विधि की अगर हम बात करें तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की जो क्रिया विधि है बेटा वो 3 पदों में होती है, ठीक है। 3 पदों के अंदर ये क्रिया विधि संपन्न होती है। हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो मैकेनिज्म 3 पदों में संपन्न होता है, ठीक है। सबसे पहला जो पद आता है इसमें वो आता है हमारे पास प्रारंभक पद, ठीक है, इनिशिएशन स्टेप। इस क्रिया विधि के माध्यम से हम पॉलीएथीन का निर्माण करेंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है हमको, किसका निर्माण करेंगे हम? पॉलीएथीन का। अपनी बुक में जो सिलेबस में दे रखा है मुक्त मूलक क्रिया विधि के माध्यम से आपके किसका निर्माण कर रखा है? पॉलीएथीन का। तो प्रारंभिक पद में क्या होता है? जो बेंजोइल परऑक्साइड है, बेंजोइल परऑक्साइड है C6H5C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आपके O, C डबल बॉन्ड O और C6H5, ये बेंजोइल परऑक्साइड। अब मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है आप सभी को पता होना चाहिए। मुक्त मूलक का निर्माण होता है, नहीं पता है तो आपको याद रखना है, बंध के समांश विदलन द्वारा होता है। ये सारी चीजें बेटा हम 11th में पढ़ के आते हैं। अगर बंध का विषमांश विदलन होता है तो आपको पता होना चाहिए धनायन और ऋणायन बनते हैं, और जब समांश विदलन होता है तो किसका निर्माण होता है आपके पास? मुक्त मूलक का निर्माण होता है, ठीक है। तो बंध के समांश विदलन द्वारा, और बंध का समांश विदलन भी कहाँ से होता है? परऑक्साइड बॉन्ड से। ये भी ध्यान रखना है आपको, परऑक्साइड बॉन्ड से होता है, हर जगह से नहीं होगा। कहाँ से होगा? परऑक्साइड बॉन्ड से। प्रारंभ में तो परऑक्साइड बॉन्ड से ही होगा, ठीक है। तो आप देखते हो ये बंध टूटेगा यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा। बेटा ये पूरा तीर का साइन नहीं है, ये जो साइन होता है पढ़ाया गया 11th में, आधा तीर का साइन है, इसको बोलते हैं हम फिश हुक साइन। यही बनाना होता है क्रिया विधि में, ध्यान रखना है आपको। फिश हुक साइन बनाना है आपको, ये साइन नहीं बनाना कंप्लीट एरो। ये कंप्लीट एरो आपके बंध के विषमांश विदलन में बनता है, जिससे धनायन ऋणायन बनते हैं। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला बन रहा है। तो बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो इससे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, यहाँ से यहाँ तक के, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो क्या बनेंगे? 2C6H5C डबल बॉन्ड O, O, और यहाँ पे आपके पास
ऑक्सीजन पे ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, आप चाहो तो दिखा सकते हो बेटा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध के समांश विदलन के कारण आ गया, तो टोटल यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं अब हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक है, 4 और 1 5। आगे फिर इसमें बंध का समांश विदलन होता है, मैं आगे बता देता हूँ। अब यहाँ से विदलन चालू हो चुका है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा, एक तो बेंजीन रिंग वाले कार्बन पर जाएगा और एक कार्बोनिल कार्बन पर जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ से बंध टूटेगा तो फिर आपके पास 2 मोल बनेंगे C6H5 रेडिकल प्लस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी O पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और एक रेडिकल किस पे आ गया है, इस कार्बन पर, एक रेडिकल इस कार्बन पर आ गया। ठीक है, अब आप क्या देखते हो कि यहाँ पे ये 2 मोल चल रहे थे, तो 2 मोल फेनिल मुक्त मूलक बन गए और 2 मोल ये बन के आएंगे हमारे पास। अब क्या होगा, बंध के समांश विदलन के बाद यहाँ पे ये CO2 जो है, CO2 रेडिकल बनाए, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि आपके बंधन निर्माण की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाए। इस रेडिकल को मैं थोड़ा सा इधर लगा देता हूँ, ये आपके पास रेडिकल लगा दिए मैंने इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो यहाँ देने के कारण आप देखो, पहले इलेक्ट्रॉन ले रहे थे तो बंध टूट रहा था, अब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बंध का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन के आएगा, और ये कंपाउंड आप सभी जानते हो क्या है, ये CO2। तो 2 मोल क्या निकल गई इसमें से, CO2 निकल के आ गई। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। तो 2 मोल CO2 बन के आ गई, और यहाँ से कौन सा मुक्त मूलक बन के आया हमारे पास, ये जो मुक्त मूलक बना है इसे बोलते हैं फेनिल फ्री रेडिकल या फेनिल मुक्त मूलक, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप फेनिल फ्री रेडिकल या फेनिल मुक्त मूलक। ये अभिक्रिया को बेटा प्रारंभ करने का काम करेगा फेनिल मुक्त मूलक। कैसे करेगा आप समझें इसको, क्योंकि हम पॉलीएथीन बनाएंगे तो हमारी जो एकलक इकाई होगी वो क्या होगी, एथीन, समझे आप। C6H5 यहाँ पे आएगा रेडिकल, और एथीन हमने नोट किया है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब एक बार बंध का समांश विदलन हो जाता है तो फिर लगातार यही चलता रहेगा। अब यहाँ से दोबारा बंध का समांश विदलन होगा, द्विबंध टूटेगा, एकल बंध में बदलेगा। एक इलेक्ट्रॉन तो बेटा इस कार्बन पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएगा। इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन और ये बेंजीन रिंग वाला इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, बंध का निर्माण करेगा। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और इस पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ दे देगा, तो इन दोनों के मध्य क्या बन जाएगा, बंध। C6H5 CH2 CH2 और यहाँ रेडिकल। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये कहलाता है इनिशिएशन स्टेप, और इसमें आपकी अभिक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई। और इसमें प्रारंभक का काम कौन कर रहा है, फेनिल मुक्त मूलक, ध्यान रखना। प्रारंभक का काम कौन कर रहा है, फेनिल मुक्त मूलक जो है वो प्रारंभक का काम कर रहा है। बेटा हम बहुलीकरण की विधियां पढ़ रहे हैं जिसमें योगात्मक बहुलीकरण चल रहा है, और उसका भी पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है, मैंने आपको बताया परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। ठीक है, उच्च ताप पर होता है या प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर परऑक्साइड कैटेलिस्ट लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, बेंजोइल परऑक्साइड, फॉर्मूला बता दिया है मैंने। अब मैकेनिज्म की बात कर रहे थे हम, कैसे होती है, तो 3 पदों में होती है। पहला प्रारंभक पद है, ठीक है, पॉलीएथीन का निर्माण करेंगे इससे हम। प्रारंभक पद में बेंजोइल परऑक्साइड, नाम नहीं लिखा, ऊपर लिख दिया, आपको पता होना चाहिए। बेंजोइल परऑक्साइड में परऑक्साइड बंध से ये जो बॉन्ड है बेटा, ये कौन सा बॉन्ड है आपको पता होना चाहिए, परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड से बंध का कौन सा विदलन होता है, समांश विदलन। और समांश विदलन किस तीर के माध्यम से होता है, फिर साइन से, ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका आप, क्योंकि दूसरे स्टेप के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, ले लिया होगा आपने, आगे देखते हैं। देखो सेकंड स्टेप, पहला पद जो है वो हमारे पास कौन सा है, प्रारंभक पद। अब दूसरा जो पद आएगा
वो आता है हमारे पास बेटा संचरण पद। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप संचरण पद जो है, इसमें अब अभिक्रिया आपके चलेगी। देखो फेनिल मुक्त मूलक बने हैं कितने, दो। एक तो यहाँ पे जोड़ता हुआ ला रहा है, ऐसे दोनों काम करेंगे, एक नहीं करेगा दोनों काम करेगा। अब देखो संचरण पद में हम क्या करेंगे, ये जो बन के आया हमारे पास कंपाउंड एथीन का मुक्त मूलक, इसमें क्या करेंगे, एथीन की कई सारी इकाइयां आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि हमें बहुलक की लंबी श्रृंखला बनानी है। तो हम जब कई सारी इकाइयां जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, एन। एन लगाएंगे तो बेटा आप समझ सकते हो, अब यहाँ से बंध का समांश विदलन होगा, ये यहाँ जाएगा, फिर से साइन से बताओगे इसे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ आएगा, ये तो देगा यहाँ और ये देगा यहाँ पर, तो इन दोनों के मध्य बंध बन जाएगा। तो क्या बनेगा, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। आपका जितना मन करे CH2 लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एन अणु लिए और पॉलीमर बनाया है, तो यहाँ पे हम कितनी भी लंबी चेन ले जा सकते हैं। तो ज्यादा लंबी चेन नहीं करनी, आपको क्या कर देना है, लास्ट वाले पे तो बेटा रेडिकल लगा देना है, क्योंकि लास्ट वाले जो CH2 है उस पर क्या बचेगा, रेडिकल। क्योंकि बाकी के जो CH2 है वो आपस में चैन बनाते जाएंगे, और कहीं भी आपकी इच्छा करे वहां पर आप क्या कर सकते हो, होल एन लगा दो बीच में। होल एन का मतलब है इसमें कई सारी CH2 की इकाइयां जुड़ी हुई। ठीक है, तो संचरण पद में कुछ भी नहीं है, जो आपके ऊपर वाले स्टेप से बना हुआ प्रारंभक पद का जो आपके पास एथीन का मुक्त मूलक है, इसमें हम कई सारी एथीन की इकाइयां जोड़ेंगे। आप चाहो तो एक एक करके भी जोड़ सकते हैं, मैंने डायरेक्ट एन करके जोड़ दिया, पहले एक एथीन जोड़ते, फिर दूसरा जोड़ते, फिर तीसरा जोड़ते। इसकी बजाय हमने यहाँ पे एन लगा के सारों को एक साथ जोड़ दिया और क्या लिख दिया, होल एन। ठीक है, तो ये आपके जो है वो कौन सा पद हो गए बेटा, संचरण पद। संचरण पद के बाद हमारे पास जो लास्ट पद आता है, लास्ट पद जो आएगा वो आता है हमारे पास समापन पद, जिसे बोलते हो आप टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, समापन पद में क्या होगा, समापन पद वैसे तो देखो आरबीएससी की बुक में तो चार प्रकार से दे रखा है, पर एनसीईआरटी में एक ही प्रकार से समापन दे रखा है। आपकी किताब जब मैंने देखी तो उसमें केवल युग्मन के माध्यम से समापन दे रखा है, जबकि आरबीएससी की बुक जब हम उठाते हैं तो उसमें ज्यादा डिटेल से दे रखा है, उसमें युग्मन भी दे रखा है, असमानुपातन भी दे रखा है। ठीक है, एक निरोधक वाला पद भी होता है। तो आपके चार प्रकार से दे रखा है, अपने केवल युग्मन वाला दे रखा है, तो युग्मन के माध्यम से समापन को अपन समझ लेते हैं। C6H5 CH2 CH2, आपके इसकी कई सारी इकाइयां हैं, तो आप लंबी चेन बना सकते हो, और लास्ट वाले पे क्या लगाना है आपको, रेडिकल। और कहीं भी बीच में आप क्या कर दो, दो CH2 पे होल एन लगा दो। अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में फेनिल मुक्त मूलक बेटा कितने बने हैं, दो बने हैं, आप देखें यहाँ पे दो बने थे। तो ये तो एक का ही काम हुआ, ऐसा ही दूसरा भी फेनिल मुक्त मूलक क्या करेगा, श्रृंखला बना के लाएगा। ठीक है, संचरण पद के माध्यम से। तो दूसरा जब बना के लाएगा तो हम उसको बेटा उल्टा लिखेंगे, उसमें CH2 इधर लिखेंगे आप, CH2 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 CH2, और लास्ट में लगा दो आप चार के बाद C6H5, और यहाँ पे क्या लगा दो, होल एन। उल्टा क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण है बेटा, सीधा भी लिख सकते थे, क्योंकि ये दोनों CH2 रेडिकल आपस में बंध का निर्माण करेंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो समापन पद में दोनों का युग्मन हो जाएगा, इसलिए हम इस पद को जो नाम देते हैं वो कौन सा पद देते हैं, युग्मन। समापन किसके माध्यम से हो रहा है, युग्मन के माध्यम से। ठीक है, तो बन जाएगा C6H5 CH2 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 CH2, आप जोड़ते जाओ और C6H5, और कहीं भी होल एन लगा दें, और यहाँ पे आपके बंद बन गया। देखो एक आध CH2 ज्यादा कम भी लगा दोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो पॉलीमर है, और पॉलीमर में कई सारी इकाइयां ली जाती हैं, तो कोई फिक्स नहीं होता। अगर मैंने कोई बच्चा गिन रहा हो कि ऊपर तो सर यहाँ चार लिख रही है और यहाँ भी चार लिख रही है,
लेकिन नीचे तो सर आपने एक में तो 4 बना दी और एक में 3 बना दी, तो आपको लग रहा है तो 4 बना दो, क्योंकि यहाँ पे संख्या का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पॉलीमर है और इसमें CH2 की कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ेगी। ये जो बन गया बेटा कंपाउंड, ये कंपाउंड बन गया पॉलीएथीन। और पॉलीएथीन किसके माध्यम से बन गया है? आपके मुक्त मूलक बहुलीकरण के माध्यम से बन गया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको फटाफट से इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो हमारे पास देखो, हम पढ़ रहे थे बहुलीकरण की विधियां, और बहुलीकरण की विधियों में योगात्मक बहुलीकरण, और योगात्मक बहुलीकरण के अंदर भी मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण पढ़ रहे हैं, जो परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। कैटेलिस्ट लिया जाता है बेंजोइल परऑक्साइड। 3 पदों में होगी, ध्यान रखना। प्रारंभक पद, प्रारंभक पद में पहले मुक्त मूलक बनेगा, ये प्रारंभक का काम कर रहा है, ध्यान रखना है। यहाँ पर फेनिल मुक्त मूलक किसका काम कर रहा है? प्रारंभक का काम करेगा ये। ठीक है, और अभिक्रिया प्रारंभ करेगा, एथीन में जुड़ेगा और एथीन मुक्त मूलक बनाएगा। फिर इसके अंदर आपके संचरण होगा। संचरण में बहुत सारी CH2 की इकाइयां आपस में जुड़कर एथीन मुक्त मूलक की एक लंबी श्रृंखला बनाएगी। और आपको पता है 2 फेनिल मुक्त मूलक लिए जा रहे हैं, तो एक ने अपना काम किया, ऐसा ही दूसरा भी अपना काम करेगा। और दूसरा जब अपना काम करेगा तो फाइनली युग्मन के माध्यम से आपके समापन पद कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे बंध का निर्माण हो गया आपके। ठीक है, हाँ तो बेटा ये हमारी हो गई मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। अब दूसरी जो बहुलीकरण की विधि आती है हमारे पास योगात्मक बहुलीकरण के अंदर ही, तो वो आती है बेटा आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। सेकंड जो टाइप आता है वो हमारे पास कौन सा आता है? आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, तो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण सबसे पहले होती किसकी उपस्थिति में? जैसे हमने पढ़ा वहां परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। ऐसे ही आयनिक योगात्मक बहुलीकरण जो होती है वो लुईस अम्ल, ध्यान रखना है आपको, लुईस अम्ल यानी यहाँ पर किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का काम करेगा, ध्यान रखना। कोई भी लुईस एसिड या प्रोटॉन आपके जो है वो उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, प्रोटॉन भी उत्प्रेरक का काम कर सकता है? तो लुईस अम्ल जो है या आपके कोई प्रोटॉन है, वो यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा, ध्यान रहे। तो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की विधि भी बात की जाए तो ये भी 3 पदों में होती है बेटा। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण भी हमारे पास 3 पदों में होती है। 3 पदों में इसकी क्रिया विधि संपन्न होगी, मैकेनिज्म की बात की जाए। और 3 पद वही है बेटा। पहला जो पद है इसमें प्रारंभक पद, प्रारंभक पद, तो अभिक्रिया सबसे पहले इसमें प्रारंभ होगी। ठीक है, तो प्रारंभ होगी तो इसके अंदर सबसे पहले प्रारंभक का जो काम करता है वो कौन काम करेगा? लुईस एसिड। और लुईस एसिड की फॉर्म में जो लिया जाता है जनरली AlCl3 लिया जाता है। बेस्ट लुईस एसिड यही है। बहुत सारी अभिक्रिया जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखोगे मैक्सिमम जो लुईस एसिड लिया जाता है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया जाता है। ठीक है ना? क्यों लिया जाता है? इसके पीछे कारण है। इसमें क्या होते हैं? बेकेंट डी ऑर्बिटल। कोई पूछ भी ले तो कारण भी बता सकते हो आप इसके पीछे कि यही क्यों लिया जा रहा है। आप चाहो तो BF3 भी ले सकते हो, वो भी लुईस एसिड का काम करता है। FeCl3 भी ले सकते हो, वो भी लुईस एसिड का काम करता है। ठीक है, तो जिसके पास, एक तो आप पढ़ के आते हो लुईस एसिड के करेक्टर क्या होते हैं, तो लुईस एसिड उसे कहते हैं बेटा जिसके पास इलेक्ट्रॉन न्यून हो।
अष्टक अपूर्ण हो, ठीक है, तो इसका भी अष्टक अपूर्ण है, BF3 का भी अष्टक अपूर्ण होता है, ऐसे तो LiCl का भी होता है ना, पर इसको हम बेस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इस पे क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये इजी बेस में इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो AlCl3 है वो लुईस एसिड की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, जैसे हमें किसका भी बहुलीकरण कराना है, एथीन का ही कोई पॉलीमर का बहुलीकरण कराएंगे, एथीन जैसे का ये आपके आइसोब्यूटिलीन है, इसके अंदर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो ये आ गया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, चलो इस H की जगह हम एक कोई ग्रुप ऐसा लगा देते हैं, X मान लेते हैं, कोई X ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, X ग्रुप है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर आयनिक योगात्मक बहुलीकरण में भी दो प्रकार थे, हम बोलना भूल गए, यहाँ पर कौन सा था, ये धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण का केस बता रहा हूँ बेटा मैं, धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण, ये भी इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। हम जो ये कंडीशंस पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण की पढ़ रहे हैं। तो धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण के अंदर जो आप बहुलक यूज कर रहे हो, उसमें ये जो एक्स ग्रुप है, ये एक्स ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखो एरो के साइन पर इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए ये एक्स हमेशा। तो यूज जो कर रहे हो आप पॉलीमर बनाने के लिए, जो भी अभिकारक यूज कर रहे हो, उसमें जो अभिकारक यूज कर रहे हो उसमें जो ग्रुप लगा हुआ है एक्स, वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन दाता समूह आप सभी जानते हो, 11th क्लास में पढ़ के आते हो, CH3 है, मैथिल ग्रुप है, C2H5 है, जनरली तो आपने यही काम में आते हैं, होने को तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स जो यूज कर रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो प्रारंभिक पद के अंदर क्या होगा, AlCl3 लेते हैं हम, साथ में क्या लेंगे, H2O। AlCl3 जो है वो H2O से क्रिया करेगा, H2O का मतलब हो गया H और OH, यहाँ पर आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो OH जो है वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, आप समझ सकते हो, OH जो इलेक्ट्रॉन देगा वो किसको देगा, एल्यूमिनियम को, क्योंकि बेटा ये क्या है, मैं फिर याद दिला देता हूँ आपको, ये लुईस एसिड है, और लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, AlCl3, और यहाँ पे आ जाएगा OH, और पूरे पे लग जाएगा नेगेटिव, और साथ में क्या आ जाएगा, H प्लस यहाँ पर मैंने कहा ये भी कैटेलिस्ट का काम करता है, या लुईस एसिड भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई सा भी है। और ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रारंभक का काम। देखो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में मुक्त मूलक प्रारंभक का काम कर रहा था, लेकिन धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण में आप देख रहे हो कोई धनायन, धनायन या प्रोटॉन जो है वो किसका काम कर रहा है, प्रारंभक का काम कर रहा है। अब ये आपके जुड़ेगा तो आप क्या देखते हो, CH2, H2 ना लेकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऊपर वाला कंपाउंड लिया वो लेंगे, CH2 यहाँ पे लगा दिया X, ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पर प्रारंभिक पद तो अपन इसका देख ही लेते हैं 2 मिनट में। तो यहाँ पे प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कारण आप समझ सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन इसलिए इधर जा रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर की तरफ, और यहाँ पे क्या लगेगा, H+, और ये H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, तो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 और X। तो इसका जो इंटरमीडिएट है वो क्या होगा, कार्बोकेटाइन। बेटा मैं क्लास यहीं ऑफ करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है और पूरा नहीं हो पाएगा, इसको आगे कल बताऊंगा मैं, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण में धनायनिक योगात्मक जो बहुलीकरण है, क्योंकि आगे फिर दूसरी क्लास है।